हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इकोनॉमिक्स का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जो कंज्यूमर बिहेवियर, तो उसके मुतल्लिक है। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल अप्रोच क्या होता है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है, और इसमें फिर कंज्यूमर किस तरीके से अपना डिसीजन मेकिंग करता है, ऑप्टिमल पॉइंट कौन सा होता है। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन असल उसका एम क्या है कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करने का, ऑप्टिमल पॉइंट को डिस्कस करने का, और ये तमाम थ्योरीज़ पढ़ने का, यूटिलिटी मेजरेबल है या मेजरेबल नहीं है, ये तमाम का असल हमारा जो मकसद है वो हमारा डिमांड कर्व ड्राइव करना होता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर हम मेनली जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम दो पार्ट्स की असल में बात कर रहे होते हैं सोसाइटी की। एक होता है डिमांड साइड और दूसरा है सप्लाई साइड। तो डिमांड साइड है, डिमांड साइड कम्स फ्रॉम द कंज्यूमर साइड, जो कंज्यूमर डिमांड करते हैं, और ऑन द अदर हैंड जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर की तरफ से आता है। तो असल में जब हम कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्कस करते हैं, ऑप्टिमम यूटिलिटी की जब हम बात करते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, या डिफरेंट थ्योरीज़ की बात कर रहे होते हैं, तो असल में हमारा मकसद होता है कि डिमांड को स्टडी करना, कि डिमांड कितना है मार्केट के अंदर, और बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना हो रहा है, और उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स उसको डिटरमाइन करते हैं। क्योंकि डिमांड जब हमारे पास होगा तो फिर हम सप्लाई का साइड स्टडी करेंगे, फिर उन दोनों को मिला के देख लेंगे तो हमारे पास मार्केट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो असल में हमारा मकसद ये होता है। अब इससे पहले हम थ्योरीज़ डिस्कस कर चुके हैं, काफ़ी इसके ऊपर बात हो चुकी है, तो अब मज़ीद मैं उन थ्योरीज़ की तरफ नहीं जाऊंगा इन डिटेल। अब हम सिर्फ डिमांड थ्योरीज़ की बात करेंगे कि डिफरेंट थ्योरीज़ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिमांड के अंदर क्या चेंजेस आए, डिमांड थ्योरीज़ के अंदर क्या एवोल्यूशंस आए, और कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने इसके ऊपर वर्क की है विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो इस लेक्चर में हम डिफरेंट थ्योरीज़ ऑफ डिमांड देख लेंगे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिमांड थ्योरीज़ के अंदर क्या क्या चेंजेस आए थे। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें पहला जो हमारे पास है वो है मार्शलियन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी। तो मार्शलियन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी हमारे पास जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न का केस हमने पढ़ा था वहाँ से हमें मिलता है कि उसके अंदर हमने ये बात की थी कि अगर यूटिलिटी इंक्रीज़ कर जाता है तो यूटिलिटी के इंक्रीज़ करने से जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फॉल करता है, और जहाँ पे टोटल यूटिलिटी हमारे पास मैक्सिमम है वहीं पे मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, ये ज़ीरो होता है। फिर हमने एक और बात भी की थी कि सिंगल गुड्स के केस में कंज्यूमर डिसीजन जब लेता है किसी गुड को परचेज़ करने का, वो उस पॉइंट होता है वेयर मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू द प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी। जब प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो जाएं तो कंज्यूमर वहाँ पे अपना डिसीजन मेकिंग करेगा। अब यहाँ पे हम देख लें, ये क्वांटिटी डिमांड है हॉरिजेंटल एक्सिस पे, ये वर्टिकल एक्सिस पे हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ले लिया। तो हम देखते हैं कि देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ स्पेसिफिक कमोडिटी। और यही चीज़ जब मार्जिनल यूटिलिटी को सब्सटीट्यूट करके उसकी जगह पी रख दें, तो अगर यहाँ पी पुट करके देख लें तो वी कैन सी दैट देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्वांटिटी डिमांडेड। और यही असल में हमारे पास जो डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, वो ये कहता है कि देयर इज़ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मार्शलियन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी में जो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पॉजिटिव पोर्शन, नेगेटिव वाला नहीं। तो पॉजिटिव पोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नथिंग एल्स बट द डिमांड फॉर कंज्यूमर। तो ये डिमांड फॉर कंज्यूमर का पोर्शन है। अच्छा, नेगेटिव वाला क्यों नहीं है? क्योंकि नेगेटिव वाला नीचे फिर प्राइसेस नेगेटिव में जाएंगी, और ऐसा हो नहीं सकता कि कभी मार्केट में आपको नेगेटिव प्राइस वाली कोई चीज़ मिल जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस वजह से ये जो सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन है, ये पॉजिटिव पोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज़ द डिमांड फॉर कंज्यूमर। ये मार्शलियन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी के अंदर था। फिर उसके बाद अंदर वी आल नो दैट हिग्स हिग्सियन और एलन इंडिफरेंस थ्योरी आया था, जिसके अंदर ये कंसेप्ट पेश किया गया था कि यूटिलिटी को हम यूटिल्स में मेजर नहीं कर सकते, बल्कि हम ऑर्डर कर सकते हैं, रैंक कर सकते हैं। तो इनके नज़दीक, हिग्सियन के नज़दीक, के जब हमारे पास व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज
द डिमांड फॉर दैट गुड इंक्रीजेज। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कंज्यूमर पहले इस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है, ही इज़ कंज्यूमिंग एक्स नॉट ऑफ कमोडिटी एक्स एट प्राइस पी नॉट। लेट्स सपोज पी नॉट हमने लिया, ये तो कमोडिटी वाई है, ये एक्स है, हम प्राइस पी नॉट लेट्स सपोज ले रहे हैं, ठीक है। पी नॉट पे वो डिमांड कर रहा है एक्स नॉट। अब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीजेज द बजट लाइन रोटेट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड। नाउ कंज्यूमर परचेजेज मोर ऑफ कमोडिटी एक्स बिकॉज कमोडिटी एक्स इज़ रिलेटिवली चीपर। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसने परचेजिंग ऑफ कमोडिटी एक्स इंक्रीज़ कर लिया। तो जब प्राइस P1 था, लेट्स सपोज प्राइस कम होके P1 हो गया, तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स बढ़ के X1 हो गया। तो प्राइस कम हो गए और डिमांड इंक्रीज़ कर गया। फिर इसी तरीके से मज़ीद अगर हम देख लें कि मज़ीद अगर प्राइसेस कम हो जाएं तो ये यहाँ से रोटेट करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आ जाएगा और ज़्यादा ये लेगा। तो अब वो ले रहा है X2। जब प्राइसेस P2 हो गए, मतलब प्राइसेस मज़ीद फॉल कर गए, तो डिमांड फॉर कमोडिटी एक्स X1 से इंक्रीज़ करके X2 पे आ गया, तो ये बढ़ गया। तो इस केस में हम देख सकते हैं क्लियरली कि व्हेन एवर प्राइस ऑफ कमोडिटी डिक्रीजेज द डिमांड फॉर दैट कमोडिटी इंक्रीजेज। तो ये जो हमारे पास इन्वर्स रिलेशनशिप है, यही हमारे पास डिमांड थ्योरी है। तो यहाँ पे हम प्राइस पुट करके देख लेते हैं। पहले हमने पी नॉट प्राइस लिया था, तो एक्स नॉट वाज बीइंग डिमांडेड, और फिर जब हमने प्राइस P1 कर दिया कम करके, तो डिमांड X1 हो गया, और जब हमने प्राइस P नॉट कर दिया P2 कर दिया, ठीक है, तो हमारे पास डिमांड X2 हो गया। तो ये हम देख सकते हैं कि ये पॉइंट इन पॉइंट्स को मिलाएं, यहाँ पे बनता है, और जो सेकंड पॉइंट है वो ये बनता है, और जो थर्ड पॉइंट है वो ये पॉइंट बनता है। अब इन तमाम पॉइंट्स को मिलाएं तो हमारे पास एक नेगेटिवली स्लोप डिमांड कर्व बनेगा, और ये डिमांड कर्व हिक्सियन और जो है हिक्स और एलन का इंडिफरेंस कर्व थ्योरी का डिमांड है। अच्छा, जो तीसरा हमारे पास है वो है सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। सैमुअल्सन रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी में जो प्रोफेसर सैमुअल्सन थे उसने दो ऑर्डरिंग पेश की, एक वीक ऑर्डरिंग और सेकंड है स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग तो प्रोफेसर सैमुअल्सन के नज़दीक कोई भी कंज्यूमर जब कोई चीज़ परचेज़ करने के लिए जाता है, कोई बंडल ऑफ चीज़ परचेज़ करने के लिए जाता है, तो उसको पता है कि उसने क्या चीज़ लेनी है और कौन सी चीज़ वो वो प्रेफर करता है लेना। वो जब वो किसी चीज़ को प्रेफर करता है, किसी चीज़ को डिमांड करता है, तो वो रिवील भी करता है, उस चीज़ को जाहिर करता है कि मैंने ये चीज़ चाहिए। मैं इंडिफरेंट, मैं दो चीज़ों के, दो बंडल ऑफ गुड्स के दरमियान इंडिफरेंट रहने के बजाय मैं डायरेक्ट अपना रिवील करता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं ले लेता हूँ। तो वो जो ऑर्डरिंग है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बेस है कि दो चीज़ों के दरमियान, टू बंडल ऑफ गुड्स में जब कंपैरिजन कर लें तो कंज्यूमर जब एक को प्रेफर करता है तो वो रिवील करता है कि मैंने ये चीज़ लेनी है। तो वहाँ पे इंडिफरेंट रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप दो चीज़ों के दरमियान इंडिफरेंट रहें, जो कि इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट था। तो इसका इंडिफरेंस कर्व के उलट था। तो अगर यहाँ पे इसका हम डायग्राम बनाना चाहें तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने जो कंसेप्ट पेश किया था कि यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी वाई है, ये ज़ीरो। अगर ये हम बजट लाइन ले रहे हैं तो उसके मुताबिक अगर मुझे ये बंडल चाहिए, ये दोनों चाहिए मुझे, अगर मैं प्रेफर करता हूँ तो मैं रिवील करता हूँ और ये इस तरीके का कुछ कर्व बनेगा जहाँ पे ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो इग्नोरेंस जोन बन जाएंगे कि मैं इनको इग्नोर कर रहा हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है, मुझे ये पॉइंट चाहिए, और ये अपना इस पॉइंट पे रिवील करता है। अब मज़ीद जब प्राइसेस डिक्रीज़ कर जाएं तो वो किसी दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर जाएगा, लेकिन पॉइंट एक होगा, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग होगी, इंडिफरेंट नहीं रहेगा दो पॉइंट्स के दरमियान। तो ये जो केस है, अब यहाँ पे हम देखते हैं मैक्सिमम यूटिलिटी कैसे मिलेगा। हमने ऑप्टिमाइजेशन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट, स्लोप डज नॉट एग्जिस्ट। और जब स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता या स्लोप ज़ीरो के बराबर होता है तो वो असल में
जो नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिमाइजेशन है वो फुलफ़िल हो रहा होता है। तो यहाँ पे स्लोप एग्जिस्ट नहीं करता इसके लिए, और ये फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है वो भी फुलफ़िल हो रहा है, और प्रोफेसर सैमुअलसन का कंसेप्ट भी यही है। तो ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। अब इसके बाद फिर हिक्सियन रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड। हिक्सियन रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करें तो जो पहला हिक्स का जो कंसेप्ट था इंडिफरेंस कर्व का, उसका कंसेप्ट उसने पेश किया था, उसकी बुक जो थी वो वैल्यू एंड कैपिटल, उसके अंदर उसने इंडिफरेंस कर्व का कंसेप्ट पेश किया था, जो कि बिल्कुल उलट था कार्डिनल अप्रोच के। तो उसके अंदर यूटिलिटी को आप मेजर कर सकते हैं, उसको ऑर्डर्स दे सकते हैं, और इसके अलावा उसने मज़ीद ये भी बात की थी इसके अंदर कि टू गुड्स का केस है यहाँ पे, मतलब कंटिन्यूटी का केस है। ये तमाम उसके अजम्पशंस बेस्ड थे, उसके कंज्यूमर का रेशनल होना ज़रूरी है। तो इसने जब रिवाइज्ड थ्योरी अपनी पेश की, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी को स्टडी करने के बाद, जब इसके बाद इसने अपनी रिवाइज्ड थ्योरी पेश की है, तो उसके अंदर हिक्स ने ख़ुद 2 पॉइंट्स क्रिटिसाइज़ कर लिए अपने इंडिफरेंस कर्व के, 2 पॉइंट्स क्रिटिसाइज़ कर लिए। तो वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं? वो 2 पॉइंट्स ये हैं कि इसने पहले ये पॉइंट क्रिटिसाइज़ किया था कि ओनली टू गुड्स केस कि मतलब इंडिफरेंस कर्व के अंदर हम सिर्फ 2 चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एक कंज्यूमर 2 से ज़्यादा चीज़ें ले रहा होता है। तो ये पहला उसने ख़ुद क्रिटिसिज्म किया था कि 2 गुड्स का केस जो है वो वैलिड नहीं है। फिर दूसरा इसने क्रिटिसिज्म किया था, डिसएडवांटेजेस बताए थे अपने इंडिफरेंस कर्व के, वो ये था कि कंटिन्यूटी का केस है कि कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कर रहा होता है, एक गुड छोड़ के दूसरी गुड जब ले रहा है तो वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा होता है। तो इसने कहा था कि प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये कंटिन्यूटी का केस नहीं मिलता, और जाहिर सी बात है जब 2 गुड से ज़्यादा आप चीज़ों की तरफ जाओगे तो आप इन दोनों में सिर्फ कंटिन्यूटी नहीं दोगे, बल्कि और बंडल ऑफ गुड्स भी आप देख रहे होते हैं, और वो आपकी डिसीजन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो इन 2 पॉइंट्स में डिसएडवांटेजेस अपने इंडिफरेंस कर्व के बताने के बाद उसने मज़ीद ये कहा था कि उसने एक रेशनल एक जो है आइडियल कंज्यूमर लिया था अपने रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर। उसने क्या किया था? उसने एक आइडियल कंज्यूमर लिया था। इसको हम यहाँ पे मज़ीद बताते हैं। तो रिवाइज्ड थ्योरी ऑफ डिमांड बाय हिक्स, प्रोफेसर हिक्स, J.R. हिक्स या प्रोफेसर हिक्सियन, जो भी नाम दे दें। तो इसके अंदर उसने क्या किया था? एक आइडियल कंज्यूमर लिया था, आइडियल कंज्यूमर जिसका डिसीजन मेनली बेस करता है करंट मार्केट प्राइसेस, और सेकंड चीज़ उसकी इनकम लेवल, कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो करंट मार्केट प्राइसेस और इनकम लेवल जब गिवन हो तो वो किस चीज़ पे अपना डिसीजन करता है? वो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस पे। इसका मतलब ये है कि व्हेन कंज्यूमर इज़ गिवन विद द 2 बंडल ऑफ गुड्स, देन कंज्यूमर प्रेफर वन गुड ओवर द अदर गुड बेस्ड ऑन द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। मतलब वो कितना प्रेफर करता है एक गुड को दूसरे गुड के ऊपर, तो दैट डिपेंड अपॉन द स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। और वो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस असल किस चीज़ का नाम है? वो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस कहलाता है। जो फेनोमिना है वो प्रेफरेंस हाइपोथेसिस कहलाता है। तो इसके अंदर मज़ीद प्रोफेसर हिक्स ये कहते हैं कि कोई भी कंज्यूमर स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को फॉलो नहीं करेगा, ठीक है, जो कि सैमुअलसन का कंसेप्ट था, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को फॉलो नहीं करेगा, इसका ये कंसेप्ट था। अब स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग क्यों फॉलो नहीं करेगा? तो जाहिर सी बात है वीक ऑर्डरिंग फॉलो करेगा। वीक ऑर्डरिंग, अब
और एक चीज़ और बताता चलूँ, यही वीक ऑर्डरिंग उसने इंडिफरेंस कर्व के अंदर भी बताया था कि वीक ऑर्डरिंग फॉलो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग फॉलो नहीं हो रहा है। और यहाँ पे उसने वीक ऑर्डरिंग को मज़ीद इसके जो है हक़ में आर्गूमेंट्स पेश कर लिए थे इसके, कि वीक ऑर्डरिंग को क्यों फॉलो करेगा। तो इसने एक एग्जांपल दी थी कि अगर आपके पास गुड्स आर अवेलेबल, जो गुड्स कॉन्क्रीट गुड्स आर अवेलेबल, गुड्स आर अवेलेबल और along with concrete goods money is divisible। अगर कोई भी कंज्यूमर है, उसके बाद गुड्स कॉन्क्रीट गुड्स अवेलेबल है, मतलब स्मॉल यूनिट्स में उसको अवेलेबल हैं, आप गेन कर सकते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपके पास जो मनी है वो भी डिविजिबल है। डिविजिबल इन अ सेंस कि अगर आपके पास 100 का नोट है तो आपके पास 50 के फॉर्म में, 20 के फॉर्म में, 10 के फॉर्म में, 5 के फॉर्म में, इवन 2 और 1 रुपये के फॉर्म में भी आपको अवेलेबल है। तो इस केस में कोई भी रेशनल कंज्यूमर होगा वो कॉमनली एक चीज़ की तरफ मूव नहीं करेगा कि आइदर मैं ये रखूं या मैं ये ले लूं। तो फिर क्या करता है, वो इन दोनों दरमियान इंडिफरेंट रहता है। उसकी कोशिश ये होती है कि वो कुछ अमाउंट कॉन्क्रीट गुड्स के उसके पास हों और कुछ पैसे भी उसके पास बचे रहें। तो वो इन दोनों के दरमियान स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग करके अपने प्रेफरेंस रिवील करके एक चीज़ सिर्फ नहीं लेगा, बल्कि वो इनके दरमियान सोचेगा कि मैंने इसमें से कौन सी चीज़ कितनी रखनी है और कौन सी चीज़ कितनी छोड़नी है और दोनों का कितना प्रोपोर्शन अपने पास रखना है। तो ये वीक ऑर्डरिंग का उसने कंसेप्ट पेश किया था और ये उसका जो है रिवाइज थ्योरी ऑफ डिमांड का एक कंसेप्ट था। अब इसके बाद जो हमारे पास आखिरी है वो है न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी थ्योरी। अब न्यूमैन मॉर्गनस्टर्न स्टैटिस्टिकल यूटिलिटी थ्योरी क्या है, ये असल में स्टैटिस्टिकल स्टडी बेस एक थ्योरी है। तो इसके अंदर वो क्या कहते हैं, इसके अंदर ये कहते हैं कि अंडर कंडीशन ऑफ मेजरेबल रिस्क द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस हिज रिलेटिव प्रेफरेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज चॉइस। तो ये जो उनका स्टेटमेंट है, इसको समझने से पहले जो दो अजम्पशंस हैं इनको हम स्टडी करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिकली समझ आएगा। अब अजम्पशन लोगों ने क्या पेश किए, इनके नज़दीक अ कंज्यूमर इज़ अनेबल टू डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन टू गुड्स सो दैट ही चूजेज हेसिटेटिंगली। पहली चीज़ ये है कि कंज्यूमर दो गुड्स के दरमियान डिस्टिंग्विश नहीं करता कि वो कौन सी गुड ले ले और कौन सी नहीं ले ले। ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल है जो कि बेस करता है एक स्टैटिस्टिकल सर्वे के मुताबिक। वीक ऑर्डरिंग होती है, वो हेसिटेटिंगली चूज़ करता है, ये पहली चीज़। दूसरा ये कि कंज्यूमर डज नॉट रिगार्ड हिज चॉइस ऑफ श्योर प्रोस्पेक्ट्स एंड दैट देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑफ नॉट हैविंग वन और द अदर। दूसरी चीज़ ये है कि कंज्यूमर अगर वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, अब फ़र्ज़ कर लो ये दो पेन है, इसमें से मुझे डिसीजन लेना हो, मैं डायरेक्ट इसकी तरफ मूव करता हूँ, मैं ये ले लेता हूँ, तो मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब श्योर प्रोस्पेक्ट्स मेरा डिसीजन नहीं है कि आया ये जो मैंने ले लिया जो सोच के आगे मुझे उतना बेनिफिट इससे मिलेगा या नहीं मिलेगा। अच्छा, बेनिफिट को साइड पे रख दें, अगर मैंने ये डिसीजन ली है, ये पेन मैंने लिया है, तो क्या इससे कोई रिस्क तो जनरेट नहीं कर रहा हूँ मैं मज़ीद अपने लिए। तो वो उसकी जो डिसीजन है रिगार्डिंग चॉइसेस ऑफ, वो प्रोस्पेक्ट्स नहीं है, मतलब श्योर नहीं है उस चीज़ के बारे में कि क्या उस चीज़ से आगे मुझे कोई रिस्क तो नहीं उठानी पड़ रही है, या अगर मैंने ये छोड़ दिए अगर मैंने ये छोड़ दिए तो क्या इसकी वजह से मुझे कोई आगे ख़तरा तो नहीं होगा, मुझे कोई रिस्क तो नहीं उठानी पड़ रही है। तो वो इन दोनों के दरमियान इंडिफरेंट रहता है अपनी डिसीजन मेकिंग में। और जब भी कोई कंज्यूमर इंडिफरेंट रहता है डिसीजन मेकिंग में, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइसेस है, frequency of choices that would be less than 100%। कि 100% तो ये था कि दो चीज़ें मेरे पास गिवन थी, मैं डायरेक्ट ये उठाता कि ये मैं ले रहा हूँ। लेकिन अब जब रिस्क भी मौजूद है, देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद माय डिसीजन मेकिंग, और उसके अलावा जो है मैं हेसिटेट भी कर रहा हूँ कि मैं ये ले लूँ या ये ले लूँ, तो वहाँ पे मेरी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइस है दो गुड्स के दरमियान, दैट वुड बी लेस देन 100, वो 100 से कम होगा। अब जब 100 से कम होगा तो फिर ऐसी कौन सी चीज़ है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास वीक ऑर्डरिंग है, ठीक है, ये प्रूव हो गया। अब जब वीक ऑर्डरिंग भी है
और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइसेस है वो लेस देन 100 भी है, तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट कर सकता है। और डेंजर मतलब जो आपके पास रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क है, वो भी है एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एलिमेंट ऑफ रिस्क, अगर रिस्क मौजूद है तो फिर वो कौन सा फैक्टर है, कौन सा डिटर्मिनेंट है जिसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी बूस्ट कर सकती है, बढ़ सकती है। दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस। दैट इज़ द इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस। इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस। तो ये असल में हम क्या पढ़ रहे हैं, डिमांड पढ़ रहे हैं कि कंज्यूमर किस पॉइंट पे डिमांड करेगा दो गुड्स के दरमियान, कि अगर एलिमेंट ऑफ रिस्क भी मौजूद है उस चीज़ के दरमियान, वीक ऑर्डरिंग भी है, आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइसेस भी 100 से कम है, तो फिर कौन सी चीज़ है जिस गुड के लिए आपकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ऑफ प्रेफरेंस जिस गुड के लिए ज़्यादा होगी, तो कंज्यूमर वुड गो फॉर दैट गुड। तो वो कंज्यूमर उस चीज़ को ज़्यादा लेगा, उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइसेस है उसको बढ़ा देगा और उसी की तरफ मूव करेगा। और यही ये स्टेटमेंट कहता है कि अंडर कंडीशंस ऑफ मेजरेबल रिस्क, अगर मेजरेबल रिस्क मौजूद है, एलिमेंट ऑफ रिस्क मौजूद है, मेजरेबल रिस्क, द इंडिविजुअल एक्सप्रेसेस हिज रिलेटिव प्रेफरेंस। तो रिलेटिव मतलब दो गुड्स हैं तो दोनों के दरमियान जो रिलेटिव प्रेफरेंस है, एक का ज़्यादा होगा एक का कम होगा, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज चॉइसेस। तो जो रिलेटिव प्रेफरेंस मतलब जिसको वो प्रेफर करेगा वही चीज़ इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज चॉइसेस, और वही चीज़ उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ चॉइसेस से ज़ाहिर हो जाएगा और वो फिर उस चीज़ की तरफ मूव कर लेगा। तो इस तरीके से वो किसी गुड को प्रेफर करेगा और किसी गुड को वो छोड़ देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे। इसके अलावा और भी इसके थ्योरीज़ हो सकते हैं, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट थ्योरीज़ ऑफ डिमांड थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जो चेंजेस आते रहे डिमांड थ्योरी के अंदर, डिफरेंट कंसेप्ट्स आए थे, तो ये वो मेन थे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।